वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स। हमारी जो यूनिट सेकंड है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने रिवाइज किया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उनके ऊपर हम एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो पॉजिटिव एंड की ओर ड्रिफ्ट होते हैं। तो जो ड्रिफ्ट होते हैं तो उस दौरान उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने ओम्स लॉ स्टडी किया, जिसके अंदर हमने सीखा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हमने ओम्स लॉ स्टडी किया तो हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस हुए, जो था हमारा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो का अपोज करता है। तो ये हमने रिवाइज़ किया। तो आज हम अपने रिवीजन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम आगे अपना पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो क्या होता है, उसको करने से पहले हम रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर्स की बात करेंगे। जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टिंग वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अराइज हो जाता है, और इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की, तो जो रेजिस्टिविटी है इज इक्वल टू RA/L। यहाँ पे L अगर हम 1 मीटर ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो R इज इक्वल टू रो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू पासिस थ्रू स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जैसे जैसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज defined as the resistance of a unit length with unit area of cross section of the material of the conductor। ये हम ऊपर बता चुके हैं कि किसी भी वायर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर कब होती है, जब उसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है उसको हम अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो हम उसको दूसरे तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए गिवन कंडक्टर, कि हमें कोई भी कंडक्टर दे रखा है, उस कंडक्टर के यूनिट क्यूब में जितना रेजिस्टेंस होता है वो हमारी रेजिस्टिविटी कहलाती है। यूनिट की बात करें तो ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो M1 L3 T-3 A-2 होता है। इसके बाद हम जो फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ध्यान दीजिए आप लोगों ने 10th में भी स्टडी किया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारी दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारा होता है टेम्परेचर और एक नेचर ऑफ मटेरियल। जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, जिसको हम कलेक्टिवली डायमेंशन भी बोलते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। तो देखिए, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ओम्स लॉ हमने यूज किया। उसके बाद हमने देखा कि एट लास्ट इसको करने के बाद जो रेजिस्टिविटी है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारी जो रजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो घटता है, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। जो रजिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, और रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ओम मीटर है ये रजिस्टिविटी की यूनिट होती है, और ओम मीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम रजिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसके बाद एक करंट डेंसिटी हमारी होती है रेशियो ऑफ करंट विद एरिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और करंट डेंसिटी स्टूडेंट्स मेन पॉइंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, आप कह सकते हैं डायरेक्शन इज़ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं वो हमारी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार जो कंडक्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है 1/r। तो यूनिट भी आप रिवर्स कर देंगे तो मोहो ओम का क्या हो जाएगा, जैसे आपकी यूनिट है OHM, इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो MHO, तो मो है वो इसकी यूनिट हो जाएगी। इसकी दूसरी यूनिट साइमन भी होती है, हम मो या साइमन लिख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी भी यूनिट हमारी मोहो पर मीटर या साइमन पर मीटर हो जाती है। उसके बाद एक आता है सुपर कंडक्टर। देखिए जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है। अगर हम इसका रिवर्स ले लें, रिवर्स का मतलब होता है कि हम टेम्परेचर को घटाते चले जाएं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल है ज़ीरो हो जाता है। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है तो उस समय जो हमारा कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो ये जो सुपर कंडक्टिंग की जो प्रॉपर्टी है या सुपर कंडक्टर है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं वो हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साइंस रिसर्च में जो हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं, आप कह सकते हैं कि जो पार्टिकल फिजिक्स है उसके अंदर रिसर्च के काम आता है। सुपर कंडक्टर का यूज़ हम वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है EMF ऑफ ए सेल। EMF क्या होता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब हमारी बैटरी या सेल ओपन स्टेट में होती हैं तो उस समय जो रीडिंग दिखाता है वोल्टमीटर वो हमारा EMF होता है। इट मीन्स इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल या सेल इज़ ओपन। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम किसी बैटरी या सेल के अक्रॉस से किसी सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं तब जो सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल। जब हमारी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस समय जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जैसे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड उन पे डिपेंड करता है। अब देखिए जो टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने यहाँ पे दिखाया है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है इन केस ऑफ कंडक्टर। अगर बात करें इंसुलेटर की तो इसका रिवर्स है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा।
और सेमीकंडक्टर के अंदर भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस है वो घटता चला जाता है। नॉन ओमिक डिवाइसेज या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखो कुछ एक डिवाइसेज ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर डायोड, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट और ट्रांजिस्टर आदि की, तो ये ऐसी डिवाइसेज हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो जो डिवाइसेज ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको नॉन ओमिक डिवाइसेज बोला जाता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लाइक दिस। अगर ये हमारी आती है V और I के बीच में तो इट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमारा ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। लेकिन अगर हमारे इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो ये हमारे नॉन ओमिक डिवाइसेस के केस में होती हैं। तो सिंपली आप कहेंगे कि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है तो उस केस में हमारे नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद थर्मिस्टर। देखिए थर्मिस्टर एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसकी जो रजिस्टिविटी है वो बड़ी तेज़ी से चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है थर्मिस्टर का वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो जो थर्मिस्टर है वो ऑर्डिनरी रजिस्टर से किस प्रकार से भिन्न है उसको हम इस एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक ये हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, ये इसको आप स्टडी करें। कुछ एक अलॉय हैं जैसे मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, इनका जो यूज़ है मेकिंग टू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अगर मेटल की बात करें तो टेम्परेचर के साथ साथ मेटल के केस में रजिस्टिविटी है वो बढ़ती है। अगर अलॉय निक्रोम की बात करें तो निक्रोम की आप बोलेंगे कि केल्विन में है तो 0 केल्विन के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीन, तो मैग्नीन के केस में स्टूडेंट मैग्नीन है इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी रजिस्टिविटी वो फिक्स रहती है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी रजिस्टिविटी है वो घटती है। यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ये हमारी एक रिलेशन होती है RT R01 प्लस अल्फ़ा टी। यहाँ पे RT है वो रेजिस्टेंस है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, R0 यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अल्फ़ा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, T यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है। तो ये हम इस फॉर्मूले से, जैसे ऊपर न्यूमेरिकल आया था, इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। और एक दूसरा हम देखेंगे, ये भी काफ़ी आता है कि मेटल का केस लेते हैं तो मेटल के केस में अल्फ़ा है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर बात करें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की तो अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। यहाँ पर एक ही एग्जांपल है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये 4 हमारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये वो फैक्टर हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस जिन पे डिपेंड करता है। एक तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये एक सेल है, इसके क्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो शुरू में जब आप की को ओपन रखते हो उस टाइम पे जो वोल्ट मीटर रीडिंग देता है वो हमारा EMF के इक्विवेलेंट होता है, और जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं तो अब वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो रीडिंग हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
जैसे कि क्लोज करेंगे तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर, और अगर करंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो E अपॉन R प्लस आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो हमारा होता है IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, और यहाँ पर जब अगर हम I की वैल्यू रखते हैं तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है E माइनस वी अपॉन वी इंटू में R। तो इस फार्मूले से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और एक ये जो रिलेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने जब जो पिछली वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि EMF में से जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस घटा देते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स कलर कोडिंग, ये टेबल आपको करनी होती है, ये तो काफ़ी इजी है। इसमें दो तरह के, हम कह सकते हैं दो तरह से हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। एक तो आपको कलर गिवन होता है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि जो 4 स्ट्रिप हैं उनके कलर क्या हैं। जैसे कि सैम्पल प्रॉब्लम फर्स्ट को आप देखें। फॉर द गिवन कार्बन रजिस्टर लेट द फर्स्ट स्ट्रिप बी येलो, सेकंड स्ट्रिप बी रेड, थर्ड स्ट्रिप बी ऑरेंज एंड फोर्थ बी गोल्ड। आपको एक रजिस्टर की 4 स्ट्रिप गिवन है। पहली स्ट्रिप है येलो कलर की है, दूसरी है वो रेड कलर की है, तीसरी है वो ऑरेंज कलर की है, चौथी गोल्ड की है। तो आप लोगों को पता है जो पहले दो कलर होते हैं वो पहले हमारी 2 डिजिट होती हैं। थर्ड जो कलर होता है वो हमारा 10 की पावर होता है, और फोर्थ कलर है वो टॉलरेंस को देता है। तो यहाँ पे येलो के लिए 4, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, टेबल में देखने के बाद आप कर सकते हैं। तो पहला जो है वो पहली डिजिट हमारी 4, सेकंड डिजिट 2 और 3, जो थर्ड डिजिट होती है वो 10 की पावर होती है। तो 10 की पावर 3, और गोल्ड की टॉलरेंस आपको पता है ±5%। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपको एक रजिस्टर गिवन है, इसमें 3 स्ट्रिप पास पास होती है, एक थोड़ा डिस्टेंस पे होती है। पहली स्ट्रिप है वो पहला डिजिट देती है जो कि 4 है टेबल के अकॉर्डिंग। सेकंड कलर है वो सेकंड डिजिट 2 है, थर्ड है वो 10 की पावर, और फोर्थ होती है वो टॉलरेंस देती है। तो गोल्ड है तो ±5%। तो इस प्रकार से हम जो गिवन कलर्स हैं उनसे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसका रिवर्स होगा। अब आपको रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में एक बात ध्यान रखेंगे, अगर 2 डिजिट के बीच में अगर डेसिमल पॉइंट होता है तो पहले आप उसको हटा लेंगे क्योंकि ये विदाउट डेसिमल होने चाहिए। तो आप इनको हटाएंगे तो 10 की पावर है वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी, यहाँ पे नीचे 10 आएगा, वो फिर 10 की 5 हो जाएगी। तो आपके पास ये रेजिस्टेंस है डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद 24 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 ±5%। तो बिल्कुल जैसा आपने फर्स्ट में किया था कि जो फर्स्ट डिजिट है वो पहला कलर देती है, सेकंड है वो सेकंड, 10 की पावर है वो थर्ड, और जो प्लस माइनस में होता है वो टॉलरेंस। तो जैसे 2 नंबर पे हमारा क्या होता है, 2 नंबर पे हम बात करें तो हमारा रेड, 4 नंबर पे येलो, 5 पे ग्रीन, और ±5% टॉलरेंस गोल्ड की होती है। तो इस हिसाब से जो पहली स्ट्रिप है उसका कलर रेड, दूसरी स्ट्रिप का येलो, थर्ड स्ट्रिप ग्रीन कलर की, और फोर्थ स्ट्रिप है वो हमारी गोल्ड की होती है। तो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल। तो टेबल को तो आप सिर्फ जस्ट स्टडी करेंगे, और उस टेबल की हेल्प से आप लोग अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो आप स्ट्रिप का कलर बता सकते हैं, और अगर कलर गिवन है तो उसका रेजिस्टेंस से बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रिवीजन में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो आप भी इसको रैपिड रिवाइज कर ले। ये हम जो रिवीजन करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर पीडीएफ, जो आपने जितने भी लेक्चर देखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो आप लोग उनको देखते हुए और रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।